नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वाईफाई समर्पण में। मैं नंदू सिंह 31 अगस्त 2020 का जो बीएसटीसी का पेपर हुआ उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन बताऊंगा आपको, इसका हल बताऊंगा। एग्जिट सही उत्तर क्या है आप देखिए कि जो मैं आपको हल करवा रहा हूँ ये है 31 अगस्त 2020 को हुए बीएसटीसी के पेपर का हल है ये, यानी 2020 के बीएसटीसी के पेपर का हल है। एकदम सही और सटीक जानकारी के साथ में देखिए कि कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है, तत्वाद्य यंत्र नहीं, कौन सा वाद्य यंत्र नहीं यानी तत्वाद्य यंत्र नहीं है। यहाँ पे सवाल देखिए क्या है कि पूछा गया है कि तत्वाद्य यंत्र नहीं है। ये देखिए, ये बीएसटीसी का जो 2020 में हुआ है उसका सवाल है कि वाद्य यंत्र ऐसा जो तत् नहीं है यानी तार वाला नहीं है। इसमें दोस्तों सही जवाब अलगोजा होगा। मैं केवल आपके लिए जो प्रश्न आए थे बीएसटीसी के उनमें आपका सही उत्तर ही लिख कर के लाया हूँ, बाकी अन्य विकल्प नहीं है, केवल सही विकल्प ही आपको यहाँ मिलेंगे। तो इसमें सही होगा कि तत्वाद्य यंत्र नहीं है, अलगोजा नहीं है, क्योंकि जो अलगोजा है ये तत् नहीं है। देखिए, जो वाद्य यंत्र है वो 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है तत्वाद्य यंत्र यानी तार वाला, दूसरा होता है घन वाद्य यंत्र, घन यानी धातु पे बने होते हैं, और एक जो होता है सुशीर वाले जो फूंक वाले वाद्य यंत्र होते हैं ये, और एक होता है अवनद वाद्य यंत्र यानी जो खाल पे बने होते हैं वो अवनद होते हैं। ये तार वाले होते हैं, घन धातु पे बने होते हैं, सुशीर जो फूंक देकर के बजाया जाता है, और अवनद वाद्य यंत्र खाल वाले वाद्य यंत्र होते हैं। तो यहाँ पे जो अलगोजा पूछा गया था ये तत् नहीं है, घन भी नहीं है, ये सुशीर वाद्य यंत्र था। तो सही विकल्प यहाँ पे क्या होगा, अलगोजा होगा। दूसरा सवाल देखिए कि राजस्थान के किस जिले की सीमा, देखिए राजस्थान किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी सीमा है, यानी ऐसा कौन सा जिला है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी दूसरे देश के साथ सीमा लगती है और सबसे कम सीमा लगती है। तो देखिए ये इसका सही जवाब बीकानेर होगा। कहीं जो अन्य चैनल्स ने की जारी की है उनमें कहीं उन्हें बाड़मेर माना नहीं होगा, क्योंकि जो बीकानेर का जो सीमा लगती है वो देखिए आप, ये सही जवाब इसका 168 किलोमीटर बीकानेर सीमा बनाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी बीकानेर के साथ में 168 किलोमीटर बनाता है। सर्वाधिक सीमा यदि पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है 464 किलोमीटर, ये जैसलमेर बनाता है सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और बाड़मेर जो है वो 268 ही बनाता है, ये भी नहीं होगा, और गंगानगर है वो 210 बनाता है। तो देखिए यहाँ पे सवाल क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे जो कम है, सबसे छोटी सीमा है, ये बीकानेर की है, 168 किलोमीटर है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र था। देखिए 1857 की क्रांति जो हुई थी राजस्थान में उसका केंद्र बिंदु क्या था। केंद्र बिंदु देखिए इसका सही उत्तर होगा नसीराबाद, क्योंकि राजस्थान में सबसे पहले जो 1857 की क्रांति शुरू हुई थी वो नसीराबाद से शुरू हुई थी। 28 मई 1857 को यहाँ पर एक 15वीं रेजिमेंट थी, एनआई थी, नेटिव इन्फेंट्री, उसने ही सबसे पहले या बिगुल बजाया था क्रांति का। तो इसका क्रांति का जो केंद्र बिंदु है ये नसीराबाद होगा। तो इस सवाल का सही विकल्प नसीराबाद है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला पूछा गया है। देखिए क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला धौलपुर होगा, इसका सही विकल्प धौलपुर है, क्योंकि धौलपुर का जो क्षेत्रफल है
सबसे छोटा क्षेत्रफल में पूछा है तो 3033 वर्ग किलोमीटर है ये धौलपुर का क्षेत्रफल। जबकि यदि सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा यदि पूछा जाए तो जैसलमेर होता है, क्योंकि जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वह 38,401 वर्ग किलोमीटर है। अगला सवाल देखिए कि फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से है। फल्गुबाई है, उसका संबंध किस नृत्य से है, ये देखिए आप, ये फल्गुबाई, और इसका सही जो जवाब होगा वो होगा चरी नृत्य। ये फल्गुबाई है, ये किशनगढ़ की है, किशनगढ़ की, और इसका जो सही जवाब यही होगा, चरी नृत्य से इसका संबंध है। अगला सवाल देखिए कि वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं-12वीं सदी में किस वंश का शासन रहा था। देखिए चंद्रावती पर पूछा गया है, तो इसका सही जो जितने विकल्प दिए गए थे उनमें से सही विकल्प होगा आबू के परमार वंशों का शासन रहा था। चंद्रावती के अभी भी वहाँ अवशेष मिले पड़े हुए हैं और ये चंद्रावती सिरोही जिले में स्थित है। किस जिले में? सिरोही जिले में। 7वां सवाल देखिए अगला कि क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल राजस्थान की संस्कृति का महत्वपूर्ण है क्या है। देखिए क्षेत्रफल पूछा है तो ये जो राजस्थानी संस्कृति का महत्वपूर्ण भाग है, इसमें आप ये ग्राम देवता के रूप में क्षेत्रफल का, तो क्षेत्र यानी सीमा की रक्षा करने वाला, ये ग्राम देवता के रूप में, इसका सही विकल्प यही होगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय संसद में कितने सदस्य राजस्थान से चुने जाते हैं। देखिए ये सवाल दिखने में आपको काफ़ी आसान लग रहा है, लेकिन ये सवाल आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ सवाल क्या पूछा, देखिए आप कि भारतीय संसद में कितने सदस्य राजस्थान से चुने जाते हैं, भारतीय संसद के अंदर पूछे गए हैं। तो देखिए संसद में राज्यसभा भी आती है और लोकसभा भी आती है, दोनों ही आती है, क्योंकि संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और एक होता है राष्ट्रपति। तो जो राजस्थान से राज्यसभा में सदस्य चुने जाते हैं वे 10 होते हैं, और लोकसभा में जो यहाँ से चुन किए जाते हैं राजस्थान से वो 25 है। यानी राजस्थान से राज्यसभा की सीटें 10 है और लोकसभा की सीटें 25 है। तो इस प्रकार से दोनों को मिलाकर के पूछा जाए तो ये हो गया 35, क्योंकि ये दिखने में आपको देखो ऐसे लग रहा है कि भारतीय संसद में, तो कई लोग इसको 25 भी कर सकते हैं, तो 25 सही नहीं है, इसका 35 ही होगा, क्योंकि संसद में पूछा है। देखिए सवाल इसको बहुत ही ढंग से पढ़ना ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ 25 + 10 मिलकर के होंगे, राजस्थान की लोकसभा सीटें और 10 राज्यसभा सीटें मिलाकर के ही ये 35 है। तो ये सही विकल्प इसका 35 होगा। देखिए अगला सवाल, राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा आयोजन, निर्माण और क्रियान्वयन मूल्यांकन का सर्वोच्च संगठन पूछा गया था। ये पूछा कहाँ गया था? राजस्थान में पूछा गया था, राजस्थान में पूछा गया। देखिए इसका सर्वोच्च जो संगठन है वो क्या है? RSCERT है, और ये RSCERT कहाँ पे है? उदयपुर में है। देखिए पहले इसका नाम क्या था? SIERT था, SIERT था, और यह जो 2018 में अपने लेक्चरर की भर्ती थी, लेक्चरर भर्ती परीक्षा में भी ये सवाल पूछा गया था। SIERT का जो नाम है, अब इसका नाम SIERT नहीं है, RSCERT है, और यह जो HRD की गाइडलाइन के अनुसार इसका नाम परिवर्तन किया गया है, और इसका पूरा नाम है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। अब संस्थान के स्थान पर परिषद कर दिया गया है।
अगला सवाल देखिए, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल राजस्थान के किस ज़िले में? देखिए सामोद जो है ये जयपुर ज़िले में, इसका सही विकल्प होगा जयपुर ज़िले में। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत के लगभग है? देखिए राजस्थान का यहाँ क्षेत्रफल पूछा है और भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो इसका सही जवाब होगा 11%। वैसे एग्जिट जो प्रतिशत में पूछा जाए तो 10.41% है, 10.41% है, लेकिन ये विकल्प नहीं था तो इसका 11% होगा क्योंकि लगभग पूछा गया है। क्योंकि राजस्थान का कुल जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पे आपको 11% याद रखना है, 10.41% विकल्प में नहीं था। अगला सवाल है कि महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किस राजवंश का शासन था? देखिए सवाल कि महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का, जो महाराणा कुंभा था उसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत पे किस राजवंश का शासन रहा था? तो पहले हम यहाँ देखिए बात करेंगे कि जो कुंभा था, कुंभा का जो शासनकाल था राणा कुंभा का, ये 1433 से लेकर के 1468 ईस्वी तक रहा था। 1433 में ये गद्दी पे बैठा था, राजगद्दी पे, और 68 तक रहा था। और इस दौर में क्या हुआ, यहाँ पे देखिए सैयद वंश, इसी समय दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश था, जो सैयद वंश का शासनकाल 1400 से 50 तक रहा था। तो जो गद्दी पर बैठा था उस समय तो कौन सा था, सैयद वंश, और बाद में 1451 से फिर क्या हुआ कि लोधी वंश का शासन आ गया था यहाँ। तो 1451 से फिर लोधी वंश है, ये 26 तक रहा था। तो इस प्रकार से इसका जो सही विकल्प होगा ये सैयद और लोधी वंश होगा, क्योंकि सैयद वंश 1414 से लेके 50 तक था और लोधी वंश है 1451 से लेके 26 तक रहा था, जबकि कुंभा 1433 से लेकर के 68 तक रहा था। तो सही विकल्प सैयद एवं लोधी वंश होगा। अगला सवाल देखिए, राज्य में आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्थान आवास मंडल की स्थापना कब हुई? देखिए राजस्थान आवास मंडल की पूछी गई है और इसका सही विकल्प होगा 24 फरवरी 1970 में। सही इसकी जो की है उत्तर है 24 फरवरी 1970 में राजस्थान आवास मंडल की स्थापना हुई थी। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ये सवाल पहले भी कम से कम 4-5 बार पूछा जा चुका है, यानी हर परीक्षा के अंदर ये सवाल पूछा ही जाता है अक्सर। राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही विकल्प होगा 30, क्योंकि 91वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 2003 में हुआ था, उसके द्वारा ये निर्धारित कर दिया गया है कि 15% से जो सीटें होती है लोकसभा या राज्यसभा या फिर जो राज्य में विधानसभा है उसकी सीटों की 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो राजस्थान में जो सीटें हैं विधानसभा की, यह 200 सीटें हैं। 200 सीटों का जो 15% है वो 30 होता है। इसमें मुख्यमंत्री सहित ही 30 है, तो अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित 30 हो सकती है। ये सही उत्तर होगा। 15 देखिए, सिरोही राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? देखिए सिरोही राज्य प्रजामंडल की स्थापना पूछी गई है और सिरोही राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी गोकुल भाई भट्ट ने की थी। ये कब की थी? देखिए गोकुल भाई भट्ट ने 1939 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी।
देखिए गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी भी कहते हैं। इसी प्रकार से एक होता है भोगीलाल पांडे, भोगीलाल पांडे को बांगड़ का गांधी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा गोकुल भाई भट्ट। देखिए 16वां सवाल, राजपूताना मध्य भारत की स्थापना, इसमें पूछा राजपूताना मध्य भारत की स्थापना कब हुई थी। इसका कब का सवाल पूछा गया था। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना देखिए 1918 में हुई थी, लेकिन विकल्प में 1918 नहीं था। विकल्प में 1918 नहीं था, विकल्प में एक ये भी विकल्प था कि इनमें से कोई नहीं। तो 1918 जब विकल्प में नहीं था, ऑप्शन में नहीं था, तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। जबकि इसका यदि देखिए आपको जनरल नॉलेज की दृष्टि से आपको याद रखना कि राजपूताना मध्य भारत की स्थापना 1918 में और ये नई दिल्ली में हुई थी। अगला देखिए व्यापारिक फसलों में नरमा क्या है। देखिए नरमा पूछा था, ये किसकी किस्म है नरमा व्यापारिक फसलों में। देखिए जो ये नरमा है ये कपास की फसल है। देखिए कपास, नरमा कपास और अमेरिकन कपास। और ये सवाल भी पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। कपास सर्वाधिक है वो हनुमानगढ़ में होती है, हनुमानगढ़ ज़िले में। लेकिन ये पूछा जाए कि अमेरिकन कपास सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो अमेरिकन कपास है वो श्री गंगानगर में होती है सर्वाधिक। अगला सवाल देखिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म पूछा था, और जितने विकल्प या ऑप्शन दे रखे थे उनमें ये सही जो विकल्प इसका होगा काली सिंध और गंभीरी नदियाँ होगा। ये दोनों ही नदियाँ हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं काली सिंध और गंभीरी। तो सही विकल्प इसका ये होगा, क्योंकि एक तो अरब सागर में बहने वाली नदियाँ होती है। जो अरब सागर में बहने वाली नदियाँ हैं उनकी एक ट्रिक की भी है। देखिए लूमा, सोजा, सापन, लूमा, सोजा, सापन, लूणी, माही, सोम, जाखम, साबरमती और पश्चिमी बनास नदी, ये सब नदियां हैं ये अरब सागर में गिरने वाली है। तो जब अरब सागर में गिरने वाली नदियों का पता होता है हमें, तो अन्य जो फिर है बंगाल की खाड़ी वाली हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इसका सही विकल्प यही होगा काली सिंध गंभीरी। अगला सवाल देखिए सुमेलित है। इसमें देखिए सुमेलित पूछा था, वहाँ पे सुमेलित करना था। तो इसका सही विकल्प देखिए आप सुमेलित का, देखिए कर्णिदान, कर्णिदान सूरज प्रकाश, कर्णिदान का है सूरज प्रकाश, दौलत विजय, खुमान रासो और पद्मनाभ का कानड़देव, यानी लेखक और उनकी पुस्तकें दी गई है। और जगजीवन भट्ट का है अजित उदय। यही ऑप्शन आपको सही करना था। सुमेलित सही ढंग से यही है कि कर्णिदान द्वारा रचित सूरज प्रकाश, दौलत विजय द्वारा खुमान रासो, पद्मनाभ द्वारा कानड़देव और जगजीवन भट्ट द्वारा अजितो उदय। और आपको इसको यूँ भी याद कर सकते हैं जैसे कर्ण है और यहाँ पे सूरज आया है, तो कर्ण था वो सूर्य पुत्र भी उसको कहते थे। इस प्रकार से हम भी याद कर सकते हैं। तो सही जो मैंने ये सुमेलित किया है यही होगा। देखिए राजस्थान के कौन से दो जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पूछा गया है। यहाँ पे ये देखिए आप कि 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया था और ये राजस्थान के दो जिलों का पूछा गया था। तो यहाँ पे सही इसका जो विकल्प होगा सही ऑप्शन होगा जयपुर और भरतपुर वाला होगा, क्योंकि जो जयपुर का जनघनत्व है वो 595 वर्ग किलोमीटर है। तो और जो भरतपुर, इसके अलावा जो भरतपुर है उसका 503 है। और फिर इसके बाद में इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन दौसा का है और उसका 476 है। तो इसकी एक ट्रिक भी है दोस्तों कि राजस्थान में जो सर्वाधिक जनघनत्व वाले ज़िले हैं उनका एक ट्रिक भी है जय भर दो, जयपुर, भरतपुर, दौसा। इस ट्रिक के साथ भी याद कर सकते हैं। आप वाईफाई समर्पण चैनल से जुड़े रहिए
आपको बहुत सारी अच्छी ट्रिक्स है बताई जाएगी और उन्हीं में से उनके नोट्स में से सवाल पूछे गए हैं सभी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी साथ में ज़रूर कर लें। अगला देखिए सवाल, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है। देखिए सीमा पूछी गई है, राजस्थान की सीमा है कितने राज्यों के साथ लगती है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सही 5 होगा। देखिए जो 5 की अपन बात करें कि एक तो यहाँ पे पंजाब लगता है, पंजाब, और पंजाब के जो बाद में है वो हरियाणा की सीमा लगती है, और हरियाणा के बाद में यूपी की सीमा लगती है, यूपी के बाद में एमपी की सीमा, जो सर्वाधिक लंबी सीमा एमपी बनाता है, और उसके बाद में है गुजरात की सीमा लगती है। तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 राज्यों की सीमा राजस्थान के साथ में लगती है। फिर देखिए पश्चिमी संयुक्त सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति का पूछा गया। देखिए पश्चिमी संयुक्त सांस्कृतिक केंद्र है, ये उदयपुर में स्थित है, इसका सभापति पूछा गया। तो सभापति या अध्यक्ष एक ही बात होता है, वैसे इसको अध्यक्ष भी बोलते हैं। तो पश्चिमी संयुक्त सांस्कृतिक केंद्र के जो सभापति या अध्यक्ष होते हैं वो राजस्थान के राज्यपाल हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा राजस्थान के राज्यपाल होता है, इसका सभापति या अध्यक्ष है, तो राज्यपाल होगा इसका। अगला सवाल देखिए आप कि प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर, प्रसिद्ध जो अमर सागर जैन मंदिर है किस जिले में है। देखिए अमर सागर का पूछा गया है जैन मंदिर का, तो इसमें सही जो विकल्प होगा वो जैसलमेर होगा। ऐसे ही गढ़सी सागर है, वो भी जैसलमेर में ही है। अगला सवाल देखिए, ग्राम पंचायत का सचिव पूछा गया था। ग्राम पंचायत का जो है वो सचिव कौन होता है। तो दोस्तों इसका जो ग्राम पंचायत का सचिव होता है वो ग्राम सेवक ही होता है, तो इसका सही विकल्प होगा ग्राम सेवक। अगला सवाल देखिए, किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये पूछा कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसके साथ में झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो सही होगा वो होगा कच्छी घोड़ी। जो कच्छी घोड़ी है ये नृत्य शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है, ये शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है। और ये जो कच्छी घोड़ी नृत्य है ये पैटर्न कला के लिए प्रसिद्ध है, पैटर्न कला के लिए शेखावाटी का ये। और अपन इसकी बात कर ही चुके हैं, जो झांझ है ये घनवाद्य यंत्र है। अगला सवाल देखिए, दर्रा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। देखिए दर्रा वन्य जीव अभयारण्य का पूछा है। दर्रा वन्य जीव अभयारण्य कोटा में है, और इसको देखो मुकुंदरा भी कहते हैं। मुकुंदरा वन्य जीव अभयारण्य या दर्रा वन्य जीव अभयारण्य ये कोटा में है, और इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया है। किसको? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, किसको? दर्रा को। और ये 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। तो दर्रा वन्य जीव अभयारण्य कोटा, यहाँ पे गागरोनी तोते भी पाए जाते हैं। अगला सवाल देखिए कि कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था। इसका होगा ए घोष। ए घोष का मतलब है अमलानंद घोष, अमलानंद घोष। देखिए कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन रहेगा? ए घोष यानी अमलानंद घोष। यहाँ पर देखिए शॉर्ट में दिया था इसका विकल्प, तो ए घोष होगा। और कालीबंगा का अर्थ मैंने आपको पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। दोस्तों राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में से एक सवाल ज़रूर आता है, चाहे किसी भी कंपटीशन में आप ले लीजिए, ज़रूर एक सवाल मिलता है। तो राजस्थान की सभ्यताओं को आप ठीक ढंग से पढ़ लीजिए, उसके मैंने वीडियोस भी डाल दिए हैं। अगला सवाल देखिए, कौन सा एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है। देखिए इसमें लोक चित्रकला का उदाहरण पूछा गया था, और ये पथवारी नहीं है, चित्रकला का उदाहरण नहीं है पथवारी। पथवारी एक जो हम जब यात्रा करते हैं तो यात्रा की
सफलता के लिए पटवारी को पूजा जाता है। अगला सवाल देखिए, राजपूताना की अंतिम रियासत जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया था। देखिए, अंतिम रियासत जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया था। ये सवाल ये पूछ रहा था है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में अंत में समझौता करने वाला या अधीनता स्वीकार करने वाली कौन सी रियासत थी। तो इसका सही विकल्प होगा सिरोही। देखिए, ये सवाल भी कई बार पूछा जा चुका है पहले भी। यदि यही सवाल ऐसे पूछा जाता था कि प्रथम रियासत जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार की है, तो उस समय ये करौली हो जाता। यदि प्रथम पूछते तो करौली हो जाता, क्योंकि करौली के जो हरबख्शपाल सिंह थे, हरबख्शपाल सिंह ने 1817 में ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन यहाँ जो सवाल पूछा गया है अंतिम रियासत का पूछा गया है, और अंतिम रियासत में सिरोही होगा। उस समय सिरोही के जो राजा थे वो शिव सिंह ने 1823 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में अधीनता या समझौता कर लिया था, या अधीनता स्वीकार कर ली थी सिरोही रियासत ने। फिर अगला देखिए, रणखार पुस्तक के लेखक का पूछा गया। ये सवाल पहले पूछा जा चुका है। रणखार पुस्तक के लेखक ईओ भर्ती परीक्षा में भी ये सवाल आ चुका है दोस्तों, और फिर अभी आ गया है। रणखार पुस्तक के लेखक है वो जितेंद्र कुमार सोनी है, जो वर्तमान में ये नागौर के कलेक्टर भी है। वही ये जितेंद्र कुमार जी सोनी है जिन्होंने रणखार पुस्तक लिखी है, और ये पहले भी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा चुका है। फिर देखिए 31वां सवाल कि भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक पूछे गए हैं। भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक कौन है? देखिए, इसका होगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा होगा इसका। ये गौरी शंकर हीराचंद ओझा है। ये रोहिड़ा जिला सिरोही के रहने वाले थे, यहाँ के ये निवासी थे सिरोही के, और उन्होंने भारतीय प्राचीन लिपि माला जो एक पुस्तक लिखी थी, और इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये दर्ज हुई थी। अगला सवाल देखिए कि झामर कोटड़ा खाने प्रसिद्ध है, यानी झामर कोटड़ा के खाने किस धातु के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज के लिए। तो इसका सही विकल्प होगा रॉक फॉस्फेट। देखिए, झामर कोटड़ा की जो खाने हैं ये कहाँ पे? झामर कोटड़ा की जो खाने हैं, ये सवाल वैसे भी पूछा जा चुका है पहले दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में कि झामर कोटड़ा कहाँ पे स्थित है। तो झामर कोटड़ा उदयपुर में है, लेकिन रॉक फॉस्फेट खनिज के लिए ये प्रसिद्ध है। अगले सवाल देखिए कि शेख सादी की गुलिस्तां पांडुलिपि को चित्रित करने वाला जो बलदेव था, ये राजपूताना की किस चित्र शैली से संबंधित है? देखिए, ये अलवर शैली से बलदेव है जो शेख सादी की गुलिस्तां की पांडुलिपि को तैयार करने वाला था। ये बलदेव अलवर शैली का चित्रकार था, और इन शैलियों में से तो हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। इससे पहले जो भाटी देवदास, भाटी शिवदास, किशनदास भाटी, ये किस शैली के चित्रकार रहे हैं? ये जोधपुर से लिख रहे हैं, वो भी पहले पूछा जा चुका है। छज्जू भाटी का भी सवाल आ चुका है। तो दोस्तों, ढंग से आप फ्यूचर में भी ढंग से सवालों को देखें, चित्र शैलियों को ढंग से पढ़ें। इसी प्रकार से देखिए, राजस्थान का जो मंडावा कस्बा है ये पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, लेकिन ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये मंडावा कस्बा है। इसका सवाल पहले भी पूछा जा चुका है कि मंडावा, मानेसर, शेखावाटी क्यों प्रसिद्ध है। ये पूरा जो शेखावाटी सेक्टर है ये चित्रित हवेलियों और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। दीवारों के ऊपर बहुत ही अच्छी चित्रकारी की गई है, उनके कारण से ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व के यहाँ खूब पर्यटक आते हैं। तो मंडावा है चाहे मानेसर हो, ये सभी शेखावाटी की जो हवेलियां हैं ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगले सवाल देखिए कि जल्ला गीत, ये पहले ईओ भर्ती परीक्षा में भी ये सवाल पहले पूछा जा चुका है कि जल्ला गीत कब गाए जाते हैं। देखिए, जल्ला गीत जब, इसका सही विकल्प होगा कि वर की बारात का डेरा देखने के लिए, यानी जब बारात आती है तो वधू की जो सहेलियां होती है,
होने वाली जो वधू होती है उसकी जो सहेलियां होती है, वो सहेलियों जब बारात का डेरा देखने जाती है तो जल्ला गीत गाती है। ये सवाल पहले भी ईओ भर्ती परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। तो जल्ला गीत कब गाते हैं? जब बारात का डेरा देखने पर वधू की सहेलियां जाती है तब वहाँ पे ये जल्ला गीत गाती है। अगला सवाल देखिए, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु पर सती हुई थी? तो मित्रों इसका सही विकल्प होगा तेजाजी। तो तेजाजी का तो हमेशा सवाल आता ही है, यानी कोई भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो उनमें तेजाजी का एक सवाल निश्चित रूप से आता है। कभी पूछ लेते हैं तेजाजी का मेला कब लगता है, तो इस सवाल को भी आप ढंग से फ्यूचर में भी देखें। फिर देखिए सवाल, मावट से राजस्थान की कौन सी फसल लाभान्वित नहीं? सवाल क्या था कि मावट से कौन सी फसल लाभान्वित नहीं है? इसमें सही विकल्प होगा कपास। देखिए जो मावट है ये रबी की फसल के लिए प्रसिद्ध है। रबी की फसल के लिए मावट है ये बहुत ही प्रसिद्ध है। और मावट हमेशा देखो, मावट का सवाल वैसे भी पूछ लेते हैं कि मावट कब होती है, सर्दी या फिर सर्दियों में होने वाली बारिश को क्या कहते हैं? जो रबी की फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप है, यानी अमृत बूंदें हैं। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। और इसमें से सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि मावट है वो किस चक्रवातों से होती है? तो ये पश्चिमी विक्षोभों से होता है। तो ये सवाल कई बार पहले भी पूछा जा चुका है। अगला सवाल देखिए, मांगणियार व लंगा। देखिए मांगणियार व लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसको जाता है, यानी उनको प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसको जाता है? देखिए मांगणियार और लंगा है ये जैसलमेर बाड़मेर की जातियाँ हैं। जैसलमेर बाड़मेर में ये मांगणियार और लंगा जातियाँ पाई जाती है यहाँ पे। और जो मांगणियार है ये आपको पता है कामायाचा को भी बहुत अच्छी तरह से बजाते हैं। ऐसे जो लंगा जाति के लोग हैं ये आपको पता है सारंगी के लिए प्रसिद्ध है। और वैसे अलवर भरतपुर में जोगियों के द्वारा भी सारंगी बजाई जाती है। तो इसका जो श्रेय जाता है इसका सही विकल्प होगा कोमल कोठारी होगा। उन्होंने देखिए कोमल कोठारी जी ने जोधपुर में बोरुंदा में लोक कलाकारों को शरण दिए, उनको आगे बढ़ाया है। इसी प्रकार से सवाल देखिए अगला कि राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? देखिए यहाँ पर राजस्थान की सर्वाधिक साक्षरता पूछी गई है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार ही पूछी गई थी। तो सर्वाधिक जो साक्षरता है वो कोटा की है। देखिए राजस्थान में जो सर्वाधिक साक्षरता पूछा जाए तो सर्वाधिक साक्षरता कोटा। लेकिन सवाल कई बार देखिए ये सवाल 4-5 बार पूछा गया कि न्यूनतम साक्षरता किसकी है? तो न्यूनतम साक्षरता जालोर की, आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान की ये सवाल भी पूछा जा चुका है अभी लेक्चर भर्ती परीक्षा के अंदर कि राजस्थान की जो साक्षरता है वो कितने प्रतिशत है? तो 66.1%। राजस्थान की कुल साक्षरता 66.1% है। तो ऐसे सवाल हैं कई तरीके से, उसी सवाल को घुमा फिरा करके पूछ लेते हैं। अगला सवाल देखिए, घग्गर नदी के किनारे बसा नगर पूछा गया कि घग्गर नदी के किनारे कौन सा नगर बसा गया? देखिए हम कालीबंगा सभ्यता के अध्ययन के समय ये पढ़ा था। तो घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ बसा हुआ है। और ये देखिए ये सवाल ऐसे भी पूछ लेते हैं कि घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, ये शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं ये हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश से ये घग्गर नदी निकलती है। उसके बाद में यहाँ पे जो अपने पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पे बहती हुई ये राजस्थान के हनुमानगढ़ के जो टिब्बी नामक स्थान है, टिब्बी, वहाँ टिब्बी हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। अगला सवाल देखिए, सबसे कम साक्षरता वाले जिले। देखिए ये सवाल फिर आ गया है कि सबसे कम साक्षरता वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जिला पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा ये जालोर और सिरोही होगा।
सबसे कम साक्षरता वाले जिले कौन से होंगे? जालोर और सिरोही ही होंगे। इसमें देखिए कभी कभार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि सबसे कम महिला साक्षरता की स्कीम, इसमें तो ये कॉमनली पूछा, लेकिन महिला साक्षरता में पूछा जाए तो केवल आपको जालोर ही ध्यान रखना, जालोर की महिला साक्षरता सबसे कम है। ऐसे पुरुष साक्षरता का सवाल भी अब की बार जो लेक्चरर भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें सवाल आया था। तो पुरुष साक्षरता में सबसे कम पूछा जाए तो आप ध्यान रखना प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा दोनों बराबर ही है, ये पुरुष साक्षरता में सबसे कम है साक्षरता यहाँ की। तो यहाँ पे जो सवाल था सबसे कम साक्षरता वाला, इसका जालोर और सिरोही वाला विकल्प ही सही होगा। फिर सवाल है बोहराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में है? देखिए बोहराट का पठार है राजस्थान के, ये उदयपुर और राजसमंद जिलों में है। यहाँ उदयपुर और राजसमंद, तो उदयपुर में जो गोगुंदा है, गोगुंदा और राजसमंद में जो कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ यानी गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक फैला हुआ है, उसे बोहराट का पठार कहते हैं। और ये सवाल पहले जो आंगनबाड़ी या महिला पर्यवेक्षक जो भर्ती परीक्षा थी उसमें भी ये सवाल पहले पूछा जा चुका है। यानी सवाल रिपीट खूब होते हैं, हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। फिर देखिए राजस्थान में 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या पूछी गई है। देखिए 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या कितनी है? इसका मतलब सीधा सीधा सवाल ये ऐसे पूछा गया है कि राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो कितना है। और ये सवाल आया है 2011 की जनगणना के अनुसार ही पूछा गया है, क्योंकि ज़्यादातर अभी सभी सवाल 2011 की जनगणना के अनुसार ही आते हैं, पूछे जाते हैं। देखिए इसमें जो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की साक्षरता का सही लिंगानुपात का सही जो विकल्प होगा इसमें 928 वाला ही होगा, क्योंकि 2001 की जनगणना में जो लिंगानुपात था राजस्थान का वो 921 था, जो 2011 की जनगणना में यह बढ़ करके 928 हो गया है। फिर देखिए कीर्ति स्तंभ व विजय स्तंभ किस जिले में स्थित है, ये सवाल था। ये कीर्ति स्तंभ और जो विजय स्तंभ है ये चित्तौड़गढ़ में, आपको सबको पता है इस सवाल का, वैसे भी काफ़ी इजी सवाल है। ये जो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ का निर्माण कुंभा ने ही करवाया था, राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। और ये देखिए ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? ये मालवा विजय की उपलक्ष्य में ही विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से लेकर के 1448 तक ये निर्माण कार्य इसका पूरा हुआ था। 40 में शुरू 48 में पूरा हुआ था। तो इसका सही विकल्प होगा चित्तौड़। फिर देखिए जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने किस वेधशाला का निर्माण कराया था? देखिए किस स्थल पर वेधशाला का निर्माण करवाया था? देखिए ये जो जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह थे, इन्होंने 5 वेधशालाएं बनाई थी। देखिए एक तो बनाई थी जयपुर में, एक वाराणसी में, एक उज्जैन में, एक मथुरा में और एक दिल्ली में, ये 5 वेधशालाएं बनाई थी। और देखिए इसका सवाल पहले भी ये पूछा जा चुका है कि जो जयपुर की वेधशाला है जंतर मंतर, इसे 2010 में यूनेस्को सूची में शामिल कर लिया गया। ये सवाल भी पहले पूछा जा चुका है। कौन सी वेधशाला को? जयपुर की जंतर मंतर वेधशाला को। तो इसमें इसका सही विकल्प यही होगा। यहाँ सभी जगह इन्होंने क्या किया था? वेधशालाओं का निर्माण किया था, क्योंकि अन्य ऑप्शन में और इस प्रकार से कोई नहीं था। देखिए फिर कोटा की किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कर्ष काल कहा जाता है? सबसे उत्कर्ष काल पूछा गया है यहाँ पे। तो इसका जो सही जवाब होगा महाराव उमेर सिंह प्रथम का काल। उस समय ये स्वर्णिम काल था कोटा के स्कूल की चित्रशैली का। और
महाराणा उमेद सिंह ने ही बूंदी में चित्रशाला का निर्माण कराया था और ये चित्रशाला बहुत ही प्रसिद्ध है चित्रों के लिए, चित्रशाला बूंदी में। तो महाराणा उमेद सिंह का सवाल वैसे भी पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। अगला सवाल देखिए कि किस विधानसभा चुनाव में, देखिए आप किस विधानसभा चुनाव में, सवाल है किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या है वो 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई। यानी सवाल ऐसे है कि कौन सी ऐसी विधानसभा थी जिसमें राजस्थान में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी। देखिए इसका मैं आपको विश्लेषणात्मक अध्ययन बता रहा हूँ कि 1977 में जो परिसीमन हुआ था, 1977 के परिसीमन में विधानसभा की सीटें 200 कर दी गई थी, 184 से बढ़ाकर के 200 कर दी गई थी। और जो छठी विधानसभा हुई थी, छठी विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, ये छठी विधानसभा के चुनाव ये 200 सीटों पे हुए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे छठी विधानसभा के चुनाव है वो 200 सीटों पे हुए थे और 1977 में परिसीमन के द्वारा इनकी संख्या बढ़ाकर के 200 की गई थी। फिर देखिए कौन सा जोधपुर राज्य का शासक नहीं रहा है। देखिए सवाल ऐसे थे कि बाकी सभी जोधपुर के राजा रहे हुए थे, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन में था अनूप सिंह जोधपुर के शासक नहीं रहे, राजा नहीं रहे। अनूप सिंह जो है ये बीकानेर के शासक रहे थे और अनूप सिंह का जो समय है वो चित्रकला का स्वर्ण काल था। बीकानेर की चित्रकला का स्वर्णिम काल, उत्कर्ष काल को भी कह सकते हैं, ये है अनूप सिंह के समय बीकानेर का था। तो ये इसका सही विकल्प यही होगा, अनूप सिंह ये बीकानेर के शासक थे। अगला सवाल देखिए आप कि भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है। यानी जो जनजातियाँ हैं, राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति मीणा है, 2 नंबर पे जो है भील है, फिर 3 नंबर पे गरासिया है। इसी प्रकार से तो भील जनजाति का सवाल पूछा गया है कि किस भाग में निवास करती है, यानी सबसे ज़्यादा भील कहाँ पे। देखिए सबसे ज़्यादा जो भील है वो वैसे उदयपुर ज़िले में, यदि ज़िला पूछा जाए तो उदयपुर में है। तो यहाँ पे अपन इसका सही विकल्प होगा दक्षिणी भाग में सर्वाधिक भील है। और भीलों का तो वैसे सवाल पहले भी राजस्थान पुलिस में भी पूछा जा चुका है कि जो सिर पर सापा बांधते हैं उनको क्या कहते हैं, पोत्या। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। साथ ही आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। BSTC का 2020 का हल प्रश्न पत्र की सटीक जानकारी के साथ मैं नंदू सिंह, धन्यवाद।